गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो, जो आज हम लोग ना ये एलआर सर्किट कर रहे थे लास्ट टाइम, तो एलआर सर्किट में उसका मतलब उसका प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन आज एक नया सर्किट भी एलसी वाला सर होमवर्क डिस्कस कर दीजिए, ट्राई किया हो तो। आर्यन नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज 2 बैच मर्ज है तो आज नहीं करेंगे, है ना। अरे होमवर्क मतलब जो क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं ना, इसको बंद करो। तो फिर आज जो है एक सर्किट करते हैं जिसको बोल रहे हैं एलसी सर्किट्स, डीसी सोर्स। और इस एलसी सर्किट में जो करंट और चार्ज है वो ऑसिलेट विद टाइम। अभी कैसे ऑसिलेट करेगा वो मैं अभी सिखाता हूं आपको, लेकिन इस सर्किट का नाम इसीलिए हम लोग ने ऑसिलेटरी सर्किट रख दिया है। लेकिन आपको एसी सर्किट से इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये नेचुरल ऑसिलेशन है। एसी सर्किट तब बोलेंगे जब एसी सोर्स लगेगा। एसी वाला सोर्स कुछ याद है? गांधी जी वाला याद आया? अगर किसी कॉइल को टाइम के साथ घुमाते चले जाए, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमा रहे, आओ भैया जल्दी बैठो। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाएंगे तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन टाइम के साथ ऑसिलेशंस बनेंगे, जैसे एक पॉजिटिव साइकिल होगा, नेगेटिव। ये एसी सर्किट में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अभी कौन सा वाला बैटरी लगाने वाले हैं? डीसी। लेकिन डीसी सोर्स के साथ अभी सॉल्व करेंगे। पहले केवल एलसी ऑसिलेशन कर रहे हैं। एलसी ऑसिलेशन में केवल एक इंडक्टर और कैपेसिटर लगा देंगे, बस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। और सर्किट को ऑन करने के पहले इस कैपेसिटर को ऑलरेडी चार्ज कर देंगे। तो कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज क्यू नॉट ऑलरेडी है। आपको याद होगा एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके मैंने रेजिस्टेंस के थ्रू इसके दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया था, तो वहां पे डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का सर्किट बना था। आरसी सर्किट था, लेकिन चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कम होता जा रहा था। जैसे पॉजिटिव प्लेट से चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा और फिर वो चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव वाला कम होने लगेगा, नेगेटिव प्लेट भी न्यूट्रल होने लगेगा, तो थोड़ी देर के बाद टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर चार्ज था और धीरे धीरे डिस्चार्ज होके फाइनल 0 हो गया। याद आया कुछ ऐसा कैपेसिटर आरसी सर्किट में करा था। अब हम लोग इस कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर लगाएंगे और स्विच बाद में क्लोज करेंगे। पहले चेक कर लेंगे कि क्या इनिशियल सिचुएशन क्या है। इसमें ये कैपेसिटर सी को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, बट अभी इंडक्टर में कोई भी करंट है नहीं, समझ गए ना। इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं है, लेकिन कैपेसिटर के पास क्यू नॉट इनिशियल चार्ज है। अगर स्विच क्लोज कर दिया जाए, स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0, और स्विच क्लोज करने के जस्ट पहले करंट 0 था, तो जस्ट क्लोज करने के बाद भी करंट 0 ही रहता है। ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा समझने की कोशिश किया था कि इंडक्टर जो होता है अपने थ्रू फ्लक्स चेंज को अपोज करता है, इसलिए फ्लक्स चेंज को सडनली नहीं होने देता। क्योंकि फ्लक्स अगर सडनली बदल जाएगा तो d5/dt अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये जो बैटरी बनेगा वो इनफाइनाइट वोल्टेज का बैटरी बनेगा। अब सोचो इनफाइनाइट वोल्ट का बैटरी अगर कैपेसिटर के लगा दो सीधे, तो ये बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, मतलब कोई भी करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो
मामला कॉन्ट्राडिक्टरी बनता है। करंट का वैल्यू इनिशियली 0 है क्योंकि इससे पहले भी 0 ही था। बैठो भाई, बैठो बैठो। ठीक है, अब स्विच क्लोज हो गया, सर्किट स्विच ऑन हो गया। मामला बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुम समझ भी लोगे, जैसे मैथमेटिकली सॉल्व होना है, लेकिन अगर हमको फिजिकली भी दिखने लगा ये कि हो क्या रहा है, तो फिर हमको आगे मामला ठीक लगेगा। तो देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर अपने पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ करंट भेजना चाहेगा, लेकिन ये इंडक्टर क्या है, एक बैटरी है जो करंट के बढ़ने को अपोज करेगी। तो करंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो करंट तो इंक्रीज होगा लेकिन सडनली इंक्रीज नहीं होगा। तो हमने बोला कि थोड़ी देर के बाद मान लो करंट का वैल्यू आई हो गया, करंट इज आई एट टाइम टी। तो करंट का वैल्यू जब आई होगा तो दो इक्वेशंस में आपको बना के दिखा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। और चार्ज का वैल्यू उस टाइम पर हमने क्यू मान लिया। इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, बाद में डिक्रीज होके क्यू हो गया। तो कैपेसिटर का वोल्टेज है क्यू बाई सी, और इंडक्टर के वोल्टेज का फॉर्मूला है, इसको हम अभी के लिए मॉड लगा देते, बाद में थोड़ा जज कर लेंगे कि मॉड हटाने से प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। तो मैंने देखा कि करंट शुरुआत में 0 था, इसका मतलब बढ़ना ही है, और बढ़ने वाले नंबर पे मॉड लगा हुआ है, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगा है, तो मॉड हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मॉड हटा देते हैं, एल डी आई बाई डी टी कर देते हैं इसको, क्यू बाई सी इज एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब करंट खुद डी क्यू बाई डी टी होता है, ऐसा सुना है आपने। इसमें माइनस साइन लगा दिया क्योंकि कैपेसिटर में से चार्ज अब डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज का फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, इसलिए इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो करंट के लिए मैंने माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दिया। अब यहां करंट जो है उसको माइनस डी क्यू बाई डी टी से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, आ गया क्यू बाई सी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी में आई की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दिया। इसको थोड़ा सा और इधर उधर ले जाते हैं, तो आ गया डी टू क्यू बाय डी टी टू इक्वल टू 1 बाय एल सी इंटू क्यू विद माइनस साइन। ये एक रिजल्ट हमारा ऐसा बन गया जो कि हमने एक पुराने चैप्टर में पढ़ा था, एसएचएम नाम था। मैं उसको रिपीट करता हूं, आप लोग समझना। एसएचएम में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होता था, इसलिए एक्सेलरेशन का फंक्शन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। बात नहीं करो भाई, बात नहीं करो। एक्सेलरेशन का आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, एक्सेलरेशन का आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अगर ऐसा हो जाए, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू, यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के ही प्रोपोर्शनल है, जैसे एक्स है एक्स के प्रोपोर्शनल, एक्स का सेकंड डेरिवेटिव है, बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करने से सेम आंसर दिख रहा है। यहां पे किसका सेकंड डेरिवेटिव है, चार्ज का। यहां पे एक्स डिस्प्लेसमेंट होता था और उसका सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन है, यहां पे चार्ज है, चार्ज का सेकंड डेरिवेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो ये वाले टर्म का मतलब इधर से कंपैरिजन करो तो क्या बोलते हैं इस टर्म को, ओमेगा स्क्वायर हो गया। देखो ये ओमेगा स्क्वायर लिखा है, यहां 1 बाई एल सी लिखा है, सारे टर्म बिल्कुल सेम है। तो दो चीजें पता चल गई, एक ओमेगा का वैल्यू यहां पे 1 बाई रूट एल सी होगा। ओमेगा क्या होता है, उसको बोलते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऐसे सिचुएशन में साइनोसोइडल फंक्शन या साइन कॉस के फंक्शन बनते थे, और कोई भी मोशन अपने आप को टाइम टी के बाद रिपीट करता था, हम बोलते थे पीरियोडिक मोशन हो गया, यानी कि एक टाइम टी के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो बार बार रिपीट करेगा। तो पार्टिकल अगर एक्स इक्वल टू 0 को क्रॉस करेगा तो थोड़ी देर बाद फिर से क्रॉस करेगा, थोड़ी देर बाद फिर से क्रॉस करेगा, तो तुम बोलोगे ये तो पूरा घूम के अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। रिपीटेड मोशन का जो टाइम पीरियड है वो टी है, और टाइम पीरियड इसी ओमेगा पर डिपेंड करता था, और ओमेगा का वैल्यू होता था 2 पाई बाई टी, या टी का वैल्यू होता था। अब इधर से ओमेगा का वैल्यू हमारे कंट्रोल में आने वाला है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट उसमें इसका आगे डिस्कस कर दो। देखो, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ क्यू
इज -1/LC इंटू क्यू हो गया। तो कंपैरिजन से एसएचएम के सेम कंपैरिजन से ओमेगा का वैल्यू आ गया 1/ इसको बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का वैल्यू निकाले तो 2π/ओमेगा है, यानी 2π√LC है। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाले 1/T है, 1/2π√LC हो गया। कुछ रिजल्ट हमने लिख लिए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। वहां पे जब एसएचएम में ऐसा इक्वेशन आता था तो हम एक्स का फंक्शन भी डायरेक्टली लिख देते थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव इनिशियल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग फेज बताता था, जैसे कि अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ तो फेज 0 हो जाएगा, x इक्वल टू a/2 से स्टार्ट हुआ तो फेज π/6 हो जाएगा, √3 a/2 से स्टार्ट हुआ तो 60 डिग्री हो जाएगा, a/√2 से स्टार्ट हुआ तो 45 डिग्री हो जाएगा, a से स्टार्ट हुआ तो 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ समझे क्या? ऐसे अलग अलग पोजीशन के करस्पॉन्डिंग कुछ एंगल हमने लिख दिए, उसी पे वापस आ रहा होगा तो एंगल और बढ़ाते जाएंगे। हमने अलग मेथड, एक गाड़ी चलाओ और अलग फेजर मेथड से सीखा था। अब यहां पे x की जगह क्या चल रहा है, q चल रहा है, और a क्या होता था, एम्पलीट्यूड मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू Q0 दिया हुआ है क्योंकि वहीं से सर्किट स्टार्ट हुआ और चार्ज का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, यानी जो इनिशियल वैल्यू था वही मैक्सिमम वैल्यू। तो अब देखो फंक्शन Q का बना रहे, Q इज इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कैसे आया? क्योंकि कहानी के शुरुआत में चार्ज का आंसर मैक्सिमम था, यानी चार्ज एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ। अगर फंक्शन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता था तो साइन लिखते थे, और प्लस ए से स्टार्ट होता तो कॉस लिखते थे। ये हमने एसएचएम में पढ़ा था। नहीं तो थोड़ा सोच कर देखना, मान लो अगर मैं आपको बोलूं टी इक्वल टू, ये चार्ज का फंक्शन बनाया, इसको फाई ही लिख देता हूं, ये फाई है, फाई लिख दिया, तो टी इक्वल टू 0 पे चार्ज का वैल्यू कितना था? यानी चार्ज की जगह मैं Q0 लिखूंगा, और अभी इसका वैल्यू हमको Q0 ही पता है मैक्सिमम चार्ज का, और यहां पे t की जगह 0 लिख रहा हूं, तो t की जगह 0 लिखा तो 0 प्लस 5, Q0 से Q0 कैंसिल किया तो साइन फाई का वैल्यू 1 आ गया। तो साइन फाई अगर 1 हो जाए तो फाई का वैल्यू π/2 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच के देखो कि t इक्वल टू 0 डालने पर फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है तो कॉस का ही फंक्शन होगा, क्योंकि साइन का फंक्शन तो 0 से स्टार्ट होता है और कॉस का फंक्शन 1 से स्टार्ट होता है, 0 पे 1 वैल्यू पकड़ता है। तो इन दोनों में से चॉइस हमारी थी, हमने साइन लेना था या कॉस। चार्ज के फंक्शन के लिए हमने लिख दिया, अब इसमें t इक्वल टू 0 डालोगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, q इक्वल टू Q0 हो जाएगा। समझ गए क्या? तो साइन क्यों नहीं लिखा, सेंस बन रहा है। अगर इनिशियल चार्ज 0 होता तो साइन का फंक्शन बनाते, इनिशियल चार्ज मैक्सिमम है तो कॉस का फंक्शन है, यही तो है। अगर इनिशियल चार्ज मैक्सिमम का हाफ होता तो π/6 ऐड कर देते साइन के आगे। कुछ सेंस बना क्या? चलिए एसएचएम लेकिन याद होगा तो जल्दी आ जाता है, ये नहीं भी याद है तो जितना मैं बता रहा हूं उतना तो समझने की कोशिश करो। Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा टी है। आई का वैल्यू चार्ज को डिफरेंशिएट करने से आता है, तो आई को अभी अभी हमने लिखा था माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, यानी Q0 ओमेगा माइनस होना था लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो देखो करंट का फंक्शन किस में आ रहा है, साइन में। t इक्वल टू 0 डाले तो करंट कितना आ रहा है, 0, यानी करंट का फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, और चार्ज का फंक्शन Q0 से, मैक्सिमम से। अब इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? चार्ज का फंक्शन का ग्राफ बनाया तो कॉस वाला फंक्शन, समझ गए। और अगर हमने करंट का फंक्शन बनाया तो साइन का, समझ गए क्या? यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू यहां कितनी लिखी है देखो, Q0 इंटू ओमेगा दी हुई, और ये टाइम पीरियड t है यहां तक, यहां पर भी टाइम पीरियड t है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू इनिशियल Q0। तो दोनों फंक्शन हमको पता चल गए, ऑसिलेटरी सर्किट है। इसका सेंस क्या है वो भी समझना।
एक बार कैपेसिटर ने चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट भेजने की शुरुआत की, लेकिन इंडक्टर नहीं चाहता था करंट चले, क्योंकि इंडक्टर के पास करंट जीरो था। तो जैसे ही कैपेसिटर करंट भेजने की कोशिश करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, उसको रोकेगा। लेकिन कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव हायर पोटेंशियल और दूसरा प्लेट नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है, तो वो तो भेजेगा, बोलेगा चार्ज तो भेजेंगे। इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज तो रोकेंगे। तो करंट जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ने दे रहा है। कैपेसिटर अगर अकेला डायरेक्ट कनेक्ट करते तो थड़ाक से डिस्चार्ज होता, लेकिन अभी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्ज थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर का जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज निकल के नेगेटिव में जा रहा है। कैपेसिटर कह रहा है चार्ज भेजेंगे, करंट बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन तब तक इंडक्टर में एक करंट बिल्ड हो चुका होगा। अब करंट है लेकिन चार्ज नहीं है। अब कैपेसिटर क्या कह रहा है, करंट नहीं भेजेंगे क्योंकि चार्ज ही नहीं बचा। इंडक्टर क्या कह रहा है, अगर करंट जीरो करोगे हम फिर नाराज हो जाएंगे। तो ये कैपेसिटर चार्ज को क्या कर रहा है, अब रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इंडक्टर क्या करेगा, अब ये बैटरी उल्टा खड़क से बदलेगा बैटरी, और सेम सेंस में करंट भेजने की कोशिश करेगा। समझ गए? लेकिन चार्ज तो है नहीं, तो करंट कैसे भेजेगा। अब ये न्यूट्रल प्लेट से चार्ज खींचता रहेगा और दूसरे प्लेट में जबरदस्ती चार्ज पहुंचाता रहेगा। तो एक प्लेट जीरो चार्ज की थी, ये भी जीरो चार्ज की थी, इससे खींचे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लेट कैसे होने लगेगी, नेगेटिवली चार्ज होने लगेगी, और इससे पॉजिटिव चार्ज खींच खींच के दूसरे में डालते जा रहा है, क्योंकि करंट बिल्ड हो गया और सडनली करंट ड्रॉप नहीं कर सकता। तो इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव में भेजेगा, तो ये सॉरी न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज लेके यहां भेजेगा, तो ये वाला प्लेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। हालांकि इधर भेजने पे करंट का नेचुरल फ्लो नहीं है, लेकिन इंडक्टर जो कर रहा है कि मेरे पास जितनी बैटरी है उसके हिसाब से करंट फ्लो कराते रहेंगे। तो करंट डिक्रीज करता जाएगा करता जाएगा। एक मोमेंट आएगा जब करंट जीरो हो गया। अब इंडक्टर कह रहा मेरे अंदर कोई ताकत नहीं बची, मैंने जितना करंट भेजना था भेज दिया, ग्रेजुअली कम करा। तब तक देखोगे तो ये प्लेट पॉजिटिव और ये। अब कैपेसिटर क्या बोलता है, चार्ज अब हम वापस भेजेंगे। तो इंडक्टर में अभी अभी करंट जीरो हुआ, कैपेसिटर ने चार्ज भेजना स्टार्ट कर दिया, फिर से नाराज हो गया, फिर रोक रहा है। समझ गए क्या? तो आधे रास्ते कैपेसिटर जबरदस्ती करंट फ्लो कराएगा क्योंकि कैपेसिटर को न्यूट्रलाइज करना है, और आधे रास्ते इंडक्टर जबरदस्ती करंट खींचेगा क्योंकि वो करंट अटेन कर चुका है और अब करंट सडनली ड्रॉप नहीं कर सकता। तो आधा साइकिल में एक प्लेट चार्ज होता रहेगा, फिर वही प्लेट डिस्चार्ज होता रहेगा, फिर चार्ज होता रहेगा। तो देखो यहां से फिर घूम के ये वाला चार्ज आएगा, तो आपको लगेगा कि अरे ये प्लेट पहले पॉजिटिव था, फिर बीच में फिर ऐसे घूम के आया, तो फिर ये प्लेट यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज रिपीट कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद प्लेट पॉजिटिव दिखेगा, फिर पॉजिटिव दिखेगा। तो किसी भी प्लेट का साइन टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है, पॉजिटिव से फिर तो टाइम पीरियड किसको बोल रहे हैं, एक बार पॉजिटिव से दोबारा पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने को टाइम पीरियड बोल रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव को टाइम पीरियड नहीं बोल रहे, वो तो आधा हो गया। हाफ पीरियड में पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ गए? दूसरा ऑप्शन देखो, जब एसएचएम कोई पार्टिकल करता था, आपको याद होगा, ऐसे पेंडुलम को ऐसे साइड में ले जाकर छोड़ दिया, तो साइड में ले जाके छोड़ दिया मतलब छोड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सारा एनर्जी पोटेंशियल में, देखो हाइट बढ़ गई है इसकी, सारा एनर्जी किसमें है। फिर ये यहां से मीन पोजीशन पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में आ गई, फिर आगे गया तो यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल से काइनेटिक में, फिर ऐसे किसी भी साइकिल में दो चेंज होते रहेंगे। यहां पर शुरुआत में कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज था और इंडक्टर में कोई करंट नहीं था। इंडक्टर में एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर होता है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इंडक्टर का एनर्जी क्या है, और सारा एनर्जी किसमें है। लेकिन कैपेसिटर जब चार्ज जीरो हुआ था तब तक इंडक्टर में करंट बिल्ड हो गया, यानी सारा एनर्जी इधर से इधर और इधर से इधर ऑसिलेट करता है। समझ गए ना? तो यहां पे एक फॉर्म एनर्जी है मैग्नेटिक हाफ एल आई स्क्वायर, दूसरा एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इलेक्ट्रिक वाला क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ एल आई स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ एल आई स्क्वायर। समझ गए? तो बताना मुझे, अगर इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है और करंट उस समय जीरो है, तो सारा एनर्जी किस फॉर्म में है। आप लोग फोन पे है लग रहा है, फोन क्या देख रहे हो, फोन है लग रहा है वहां पे टेबल पे है क्या, छुपा दिया नहीं सर।
हाथ की सफाई है क्या? नहीं। क्यों भाई, फोन फोन पे क्यों खेलते हो? खेल रहे हो क्या तुम लोग पीछे? फोन पे खेल रहे हो? फिर किस पे खेल रहे हो? टैब लाए हो? चलिए, हाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक से पोटेंशियल, इसमें कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से सारा का सारा चार्ज क्यू नॉट है, तो इंडक्ट कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी है? क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, और इस समय इंडक्टर के पास क्या है? जीरो। कैपेसिटर के पास क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी है और इंडक्टर में जीरो है। फिर बाद में सारा एनर्जी जब इंडक्टर में आ जाएगा और कैपेसिटर में जीरो हो जाएगा, तो उस समय मान लो इसका करंट आई नॉट है, क्योंकि वहां से ही कन्वर्ट होके आया। तो क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी हाफ एल। अच्छा बताओ, ये कौन सा वाला करंट हो गया? मैक्सिमम करंट हो गया, क्योंकि ये वो वाला करंट है जब कैपेसिटर में कोई चार्ज बचा नहीं है, सारा एनर्जी किसमें आ गया, समझे क्या? ये कौन सा चार्ज था? मैक्सिमम चार्ज। इस समय इंडक्टर का एनर्जी जीरो है, ये मैक्सिमम करंट है, इसमें कैपेसिटर का एनर्जी जीरो है, सारा एनर्जी इंडक्टर में। समझ गए क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर इसको सॉल्व करें, हाफ से हाफ कैंसिल कर दे, तो आई नॉट का वैल्यू देखो क्या आ रहा है। आई नॉट का वैल्यू देखना, क्यू नॉट, ये नीचे भेज दिया, बाय रूट, अच्छा 1/रूट एलसी को क्या बोलते हैं? तो 1/रूट एलसी की जगह यहां क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिख दिया? क्यू नॉट इंटू ओमेगा, क्या वही लिखा था डिफरेंशिएशन में, वही आ रहा है, देखो एम्पलीट्यूड। समझे क्या? तो अगर फंक्शन है डिफरेंशिएट करोगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। लेकिन अगर तुमको कोई ऐसे पूछ ले कि भाई चार्ज मैक्सिमम पता है तो मैक्सिमम करंट बताओ, क्यू नॉट ओमेगा। लेकिन किसी भी मोमेंट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप आंसर बताना। मैं लिख दूं क्या क्वेश्चन? सब लोग बताना भाई। बोल रहे हैं मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज क्यू नॉट, फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू नॉट बाई टू, और इंडक्टर एल है, कैपेसिटर सी है, एलसी ऑसिलेशन है। हमको उस समय का करंट बताना है जब चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट बाई टू रह गया। तो मैक्सिमम करंट होगा क्या इस समय? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी चार्ज कैपेसिटर पे बचा है। इंडक्टर पे मैक्सिमम तब होगा जब कैपेसिटर पूरा खाली हो जाए। कैपेसिटर खाली हो गया, इंडक्टर भर गया, इंडक्टर खाली हो गया, कैपेसिटर भर गया। अभी कैपेसिटर आधा चार्ज रखे हुए। नहीं आया? अच्छा, क्या आंसर है? करो, बताओ बताओ जल्दी। है फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू नॉट बाई टू। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बनाओ भैया। है जी? Q naught upon 2 root. अरे कहां ट्रक के किनारे बैठी हो? क्या कार में बैठ के क्लास अटेंड करी जा रही है? क्या भाई? हाँ, नहीं ये हाँ, चलिए। सब पता नहीं तुम लोग क्या क्या आंसर बता रहे हो, वो तो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा। अगर चार्ज कैपेसिटर पे मैक्सिमम है तो उस समय इंडक्टर पे कितना करंट है? मैक्सिमम का मतलब ही है सारा एनर्जी किसके पास है। उस समय कितना एनर्जी कैपेसिटर के पास है? हाँ, तुमने बोला क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी इज
द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, उस समय इंडक्टर का एनर्जी क्या है, तो ये टोटल एनर्जी हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, बाद में क्यू नॉट का चार्ज बदल के, तो ये बाद का कैपेसिटर का एनर्जी बचा है। अब जो खर्चा हो गया ये तो बचा है, तो जो खर्चा हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया। तुमने बोला मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 100 जूल और बाद में काइनेटिक एनर्जी है 30 जूल, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अभी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 तभी थी जब पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो टोटल एनर्जी 100 हो गई। अब एक एनर्जी 30 है तो दूसरी कितनी बची, तो माइनस करोगे तो आएगा ना प्लस। दूसरी एनर्जी क्या है, यहां पे हाफ एल आई स्क्वायर की जगह 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम लिख दिया तो दूसरे के पास 0 बचेगा भाई। समझ में आया क्या, मैक्सिमम का मतलब ही है सारा एनर्जी उसी फॉर्म में। इसको इधर भेजो, ये क्यू नॉट स्क्वायर माइनस क्यू नॉट स्क्वायर बाय 4 है, तो 3 क्यू नॉट स्क्वायर बाय 8c इज हाफ एल आई स्क्वायर। 2 से कैंसिल कर दिया, एल नीचे भेज दिया, आई का वैल्यू आया क्यू नॉट बाय √3/2 अपॉन रूट 1/√LC एलसी को ओमेगा बोल सकते हैं, तो √3 क्यू नॉट ओमेगा बाय 2। लेकिन जो लोग चालाक हैं वो फेज से भी समझ सकते होंगे, समझे क्या। अगर Q का वैल्यू Q0/2 कर दिया, हाँ इन्होंने बोला Q का फंक्शन कॉस का था और करंट का फंक्शन, तो कॉस का फंक्शन मैक्सिमम से 1/2 रह जाए तो कॉस थीटा में अगर 1/2 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा 60 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा √3/2। तो साइन थीटा में √3/2 लगाएंगे तो करंट का फंक्शन क्या चल रहा था, I इज इक्वल टू I0 या Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ गया है 60 डिग्री। कैसे आया वो समझे। तो चार्ज का फंक्शन क्या था, Q इज इक्वल टू Q0। अब Q का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, कितना दिया है, तो जिस समय Q0/2 है उस समय का करंट पूछा है, यानी इधर से टाइम निकाल के उधर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको Q0/2 लिखा इक्वल टू Q0 cos ओमेगा टी लिखा, तो बोलो cos ओमेगा टी का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो करस्पॉन्डिंग साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया भाई cos साइन का, तो यहां √3/2 लिख दे तो आंसर क्या आ जाएगा। ये तो इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है, हाँ लेकिन इक्वेशन हर बंदा नहीं बना पाएगा, क्योंकि जरा भी अगर फेज इधर उधर बदल दिया +5 आ जाता है तो रोने लगते हैं लोग। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है। एक मोमेंट में जितना पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो टोटल एनर्जी होती है, और वो एसएचएम में कांस्टेंट रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी, लेकिन सम दोनों का। ठीक है, तो दोनों अप्रोच समझ में आ रही है। फंक्शन अगर मान लिया है तो उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। कार घर के साइड में, अच्छा अच्छा, ट्रक भी घर के साइड में हो सकता है, ऐसा क्या। अब तुम लोग बड़े एक्सपर्ट हो, ट्रक का है कार का है। हाँ अब देखो सवाल, एक सिचुएशन और बना रहे हैं फिर क्वेश्चन भी करेंगे। अब मैं सवाल को थोड़ा एक लेवल और डिफिकल्ट करता हूं, और इंडक्टर के साथ कैपेसिटर लगा के एक बैटरी लगा देता हूं। अभी भी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया और ये बैटरी हो गया। बैटरी का वोल्टेज ई ले लेते हैं, और यहां पे एक स्विच है जिसको हम क्लोज करेंगे t = 0 पे। लेकिन उसके पहले कैपेसिटर को चार्ज कर नहीं रखा मैंने, कैपेसिटर भी खाली है और इंडक्टर में भी कोई करंट नहीं है। अगर खाली कैपेसिटर खाली इंडक्टर डायरेक्टली कनेक्ट कर दे तो कोई ऑसिलेशन नहीं होता। क्यों,
क्योंकि कोई एनर्जी नहीं था, ट्रांसफर कैसे होगी? यानी चार्ज दोगे तो करंट बनाएगा, करंट दोगे तो चार्ज बनाएगा, दोनों ही खाली है तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लगा रखा है, अब हमें चार्ज देने की जरूरत नहीं, कौन करेगा मेहनत? बैटरी मेहनत करेगा। तो इसमें सर्किट कैसा चलेगा वो देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, ज्यादा कोई कमाल नहीं, लेकिन चालाकी समझना। ये बैटरी हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, चार्ज जीरो है और करंट भी जीरो है। कुछ लोग थोड़ा इस समय चकरा रहे होंगे कि सर अभी हमने पढ़ लिया कि करंट चार्ज का ही डिफरेंशिएशन से आएगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से ही आएगा। और अगर एक साइन का फंक्शन बन गया तो दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस बनेगा, एक कॉस बन गया तो दूसरा साइन बनेगा। अब टी इक्वल टू जीरो पे दोनों जीरो तो नहीं आ सकते, अगर एक में जीरो डालेंगे तो एक मैक्सिमम हो जाएगा, दूसरा मिनिमम हो जाएगा, कुछ सेंस बना गया। तो इसमें फंक्शन कुछ अलग भी बनना चाहिए जिससे कि टी इक्वल टू जीरो पे दोनों जीरो भी आए और डिफरेंशिएशन से आंसर भी बने, ऑसिलेशन भी होगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, बैटरी जैसे ही कनेक्ट किया तो बैटरी करंट पुश करता है, तो बैटरी कहेगा करंट ले लो, और इंडक्टर कहेगा करंट मत दो, रोकेगा। तो ये दोनों अपोजिट बैटरी हो गए, तो हम लोग बोलेंगे ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्यू बाई सी। समझ गए क्या? एक बैटरी होता तो क्यू बाई सी के बराबर होता, दो है तो रिजल्टेंट क्यू बाई सी के बराबर। इसको इधर भेज देते हैं, ई माइनस क्यू बाई सी इज एल डी आई बाई डी टी। लेकिन इस सर्किट में चार्ज जीरो है, करंट भी जीरो है, तो चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? जीरो है, पहले जीरो है तो क्या होगा, और करंट भी जीरो था तो वो भी, इसलिए मैं करंट को प्लस डी क्यू बाई डी टी ही लिखता हूं, मतलब लिखना है मुझे, करंट तो करंट है, डी क्यू बाई। अब इसमें अगर मैं यहां डी क्यू बाई डी टी लिख दूं तो चार्ज का फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन ये मनुष्य ई बीच में आ गया। देखो पहले क्या आ रहा था, पहले इधर सेकेंड डेरिवेटिव था, यानी इधर डी टू एक्स बाई डी टी टू था, इधर एक्स था, एक्स के साथ कोई भी और कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं था। इसमें क्या हो गया है, ई अलग से एक्स्ट्रा आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए। तो कांस्टेंट हटाने का तरीका होता है आसान, डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन को। कांस्टेंट हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, पूरा इक्वेशन डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको डेरिवेटिव किया तो ई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी। तो माइनस यहां लिख देते डी क्यू बाई डी टी, और सी हो गया इक्वल टू एल। ये समझ के क्या हुआ, करंट का डेरिवेटिव पहले था, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया। डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखेंगे, तो लिख दिया डी टू आई बाई डी टी टू इज माइनस वन बाय एल सी, डी क्यू बाई डी टी की जगह क्या लिख देना है, किसका सेकंड डेरिवेटिव किसके प्रोपोर्शनल आ गया, भाई फोन चलाना मना था, वो देख ही नहीं रहा अभी। हाँ भैया, फोनवा चलाना मना रहा, रख दो फोन, नहीं चला रहे हो क्या? क्लास के बीच में कौन अलार्म लगा के बैठता है? इस समय तो तुम्हारे क्लास का ही टाइम था नालायक, इस समय तो क्लास का ही टाइम था, 6:20 पे तो हर दिन क्लास में रहते तो मेरे। अलार्म में भी सेलेक्ट करने का तरीका, मतलब ऐसा होता तो तुम्हारे पहले वाले क्लास में भी बचता अलार्म, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये दिन तो हमने दिन तो बदला नहीं ना। फोन निकालने का यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप लोग फ्री है फिर भी, अगर आप फोन यूज करना चाहें, क्योंकि अब हम लोग कॉलेज टाइप के माहौल में आ गए। क्यों जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता किसी को, ये बात सच्चाई है, ना किसी को जबरदस्ती सेलेक्ट कराया जा सकता, नहीं होगे, नहीं होगे। और अगर धक्के से किसी ने पैसा वैसा देके सेलेक्ट करा दिया, मतलब कहीं चिरकुट कॉलेज में एडमिशन करा दिया, तो वहां पे फेल हो गए जो धक्के से पढ़ रहा है।
तमाम बच्चे तुमने देखे होंगे, बोले हम बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसा क्या बीटेक में तो स्कूल की तरह होता है, कंप्लीट नहीं, क्यों नहीं? धक्के से बढ़ रहे थे, पिताजी जूता जला रहे थे, पढ़ते आ रहे थे। देखो भैया, ये सेकेंड डेरिवेटिव करंट का, पहले किसका डेरिवेटिव था? चार्ज का, चार्ज के हिसाब से आया, अब करंट का, करंट का डेरिवेटिव हो गया, तो एसएचएम हो गया। लेकिन यहां पे जो भी सेकेंड डेरिवेटिव से बढ़ेगा उसी का फंक्शन बनेगा, चार्ज का नहीं बनेगा। तो किसका फंक्शन हम बनाएंगे? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही छोड़ दिया मैंने क्योंकि मुझे पता है टी इक्वल टू 0 पे करंट क्या था। यही फंक्शन ऐसा है जो 0 डाले 0 देता, कॉस क्यों नहीं बनाया? और उसमें तो मैक्सिमम देता, समझ गए ना? सवाल में लिखा करंट इनिशियल 0, हमने 0 बना दिया। चार्ज का फंक्शन क्यों नहीं लिखा है? समझ रहे? चार्ज सेकेंड डेरिवेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा, करंट का सेकेंड डेरिवेटिव करंट के प्रोपोर्शनल, इसलिए हमने किसका करंट, किसका इक्वेशन बनाया? करंट का। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज अपने आप बनेगा, लेकिन अभी करंट का फंक्शन बन गया। इसमें ये आई नॉट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम करंट सर्किट में कभी ना कभी मैक्सिमम करंट अटेन करेगा। क्या उसका कोई वैल्यू हमको अभी पता है? मना कर दो, नहीं पता है। कहां कोई वैल्यू दिया है क्या? चार्ज का वैल्यू दिया है क्या? यहां तो चार्ज का वैल्यू भी नहीं दिया, हम क्यू नॉट ओमेगा से पहले निकाल देते थे करंट। अभी हमको कोई भी करंट का आंसर या आई नॉट का वैल्यू पता नहीं है, यानी अभी चालाकी से आई नॉट का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए दिस वैल्यू इज नॉन नोन टू अस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। देखो आई की जगह क्या लिख सकते हैं? डी टी ऊपर भेजेंगे तो यहां बचेगा डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी का इंटीग्रेशन करा। चार्ज इनिशियल कितना है? 0 से क्यू, टाइम इनिशियल क्या है? 0 टू टी, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 बाई ओमेगा, तो क्यू इज इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। यहां से टाइम रखा 0 टू टी, तो टी की जगह टी रखेंगे यही आएगा, टी की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 वाले क्या होता है? 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, बाहर माइनस लगाए तो लिमिट पलट देते हैं। तो आंसर आया आई नॉट अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। वैसे तो था ऊपर माइनस नीचे, लेकिन माइनस लगा है तो लिमिट आगे पीछे कर दिया। ये चार्ज का फंक्शन आ गया, ये करंट का फंक्शन आ गया। दोनों फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है? आई नॉट का वैल्यू अभी मालूम, ये जैसे पता चलेगा तो हमारा आंसर फिर फाइनल हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा था? दो फंक्शंस है, चार्ज का फंक्शन बताना है और करंट का कब बताना है? टाइम टी के बाद। इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर टी इक्वल टू 0 डाले तो ये फंक्शन देखो क्या आ रहा है, टी इक्वल टू 0 डालो, कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो मतलब ये फंक्शन ठीक है, ये अकेला कॉस ओमेगा टी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ओमेगा टी जानबूझ के आया जिससे कि इनिशियल वैल्यू 0 रहे। चलिए दो फंक्शंस हो गए। अब आई नॉट का वैल्यू निकालना है। कोई बता सकता है चालाकी, आई नॉट का वैल्यू कैसे सॉल्व होगा? सोचो। इन इक्वेशन से भी हम पता लगा पाएंगे आई नॉट का वैल्यू। हाँ हाँ, बहुत सही बोल रहे हो, लेकिन वैसे तो फिर बताओ तुम, अब हो जाएगा आपसे? नहीं, नहीं करना पड़ेगा, मन में ही हो जाएगा। इन्होंने एक चीज बोला कि करंट आई नॉट मैक्सिमम करंट है, और जब कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होता है तो उसका डेरिवेटिव, हम किसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं? करंट को। तो क्या चीज 0 हो जाएगा? करंट 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा? करंट को मैक्सिमम करना है तो क्या 0 करना पड़ेगा? करंट का डिफरेंशिएशन क्या होता होगा? करंट का डिफरेंशिएशन चार्ज होता है। करंट अगर आई है तो उसके डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा? डीआई बाई डी टी 0 करना है, चार्ज 0 नहीं करना। क्या 0 करना है? डी, मतलब जहां पर आई का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहां डी आई बाई डी टी 0 होगा। ये बात हम लोग सब एग्री कर रहे क्या? अब देखो पहला लाइन में एक इक्वेशन मैंने बनाया हुआ है, क्या इक्वेशन है दिख रहा है?
ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू। अब मुझे बताओ, अगर जिस समय करंट मैक्सिमम होगा उस समय डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, तो उस समय का चार्ज कितना होगा? ए माइनस क्यों? एल डी आई बाई डी टी जीरो, कितना आ गया? हाँ, ई इंटू सी, ई इंटू सी या सी इंटू ई, दोनों में से कुछ भी बोल सकते। सी इंटू ई, ये कौन सा वाला चार्ज आया? उस समय का चार्ज आया जिस समय करंट मैक्सिमम है। ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब इसको देखो ध्यान से, करंट को हमें क्या करना है? अरे वो हो गया डिफरेंस। करंट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ऐसा कुछ सोचो कि साइन ओमेगा टी का उस समय क्या वैल्यू ले सकते हैं। आसान से आसान सोचना, क्या वैल्यू ले सकते हैं जब ये मैक्सिमम आ जाए? आप बोलेंगे 1 ले लो, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर साइन ओमेगा टी 1 हो जाए उस समय करंट का आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, तभी तो आई नॉट बोलेंगे। अच्छा, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा तो कॉस ओमेगा टी का सेम मोमेंट पे वैल्यू क्या होगा? तो उस समय चार्ज का आंसर क्या आएगा? लेकिन अभी अभी मैंने बोला कि चार्ज का उस समय का आंसर क्या आ रहा है, यानी ये वाला नाम और ये वाला वैल्यू आपस में सेम है। कुछ सेंस बना गया? दो तरीके से एक ही आंसर पे पहुंच रहे हैं। हमने बोला अगर करंट मैक्सिमम है तो डी बाई डी टी का वैल्यू 0, डी बाई डी टी 0 यानी ई माइनस 0 इक्वल टू क्यू बाई सी। तो क्यू का वैल्यू क्या आया? ईसी आया कब? व्हेन करंट इज, अब यहां पे पहुंच गए, जब करंट मैक्सिमम है तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 है, तभी तो मैक्सिमम होगा, इक्वल टू आई नॉट होगा। उस समय कॉस ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा? अगर कॉस ओमेगा टी 0 रखा तो करंट का चार्ज का वैल्यू आई नॉट बाई ओमेगा है व्हेन करंट इज मैक्सिमम। अब मुझे बोलो, क्या आपको रिलेट करते बन रहा है? क्या आंसर आया? आई नॉट का वैल्यू आया ईसी इंटू, पहले क्यू इंटू ओमेगा था, अभी क्यू की जगह ईसी चल रहा, समझे क्या? ठीक है, दो फंक्शन बना लेते हैं। हाँ, दो वैल्यूज बना लेते हैं, दो इक्वेशन बन रहे हैं। एक बना चार्ज का फंक्शन है, हाँ ये तो है, यहां तक आ गया। हाँ, एक तो आया चार्ज का फंक्शन एसी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और करंट का फंक्शन ईसी इंटू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू आया, उसमें कोई चेंज नहीं है, 1/√LC, इसमें कोई चेंज। ठीक है, ये कहानी किस चैप्टर की कहानी से मैच कर रही है? एसएचएम। ठीक है, एसएचएम से मैच कर रही है। अब एक सवाल देखिए, हालांकि इंडक्टर के एक दो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले और हमें पढ़ने हैं, वो भी मैं अभी पढ़ा देता हूं। और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता है कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो C1 C2 अपन C1 प्लस C2, अगर सीरीज में है तो, पैरेलल में है तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर थोड़ी देर लिख रहे हैं, आप भी लिख लो, बहुत सिंपल है। हाँ, रेजिस्टेंस जैसा बोलना है। कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज, तो अगर एक इंडक्टर के आगे दूसरा इंडक्टर कनेक्टेड हो, बिल्कुल सेम सेंस में करंट जाता हो, सीरीज, अगर करंट बढ़ाएंगे तो ये भी अपोजिट बैटरी बनेगा, ये भी अपोजिट बैटरी बनेगा, तो आपको नेट इंडक्टेंस का वैल्यू बोलना है L1 प्लस L2। इतना ही सिंपल है। ठीक है, कोई कहता नहीं सर ये तो कैसे आया, मतलब ये तो कुछ तो तरीका होगा ना? हाँ बिल्कुल है।
अगर मैंने इसको बैटरी बनाया तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा L1 di/dt, और सेम करंट आगे भी जा रहा है तो इसका वोल्टेज क्या होगा? तो बताओ दोनों मिला के यहां से यहां तक टोटल वोल्टेज क्या हो गया? L1 di/dt प्लस L2 di/dt। देखो आपको कॉमन बन गया कि नहीं? तो L1 प्लस L2। अब किसी ने बोला अगर दोनों को मिला के एक इंडक्टर लगा होता और सेम करंट चेंज हो रहा होता उसमें भी, तो फिर उसको हम लोग L इफेक्टिव di/dt ही कहते हैं। खेल तो यही है कि 2 या 3 है, 5 है, और उन सब की जगह एक लगाएं और सेम तरीके से करंट चले तो इफेक्टिव आंसर हो गया। तो जो करंट एक में चल रहा था, मतलब ये कॉम्बिनेशन में चल रहा था, वो इफेक्टिव में भी, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, समझ गए? पैरेलल का आंसर क्या होगा? तो पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह चलेगा। एक सवाल इसमें पूछा जा सकता है, ऐसे इंडक्टर L1 और L2 है, करंट आई हमने भेज दिया। पहले तो आप फॉर्मूला पैरेलल में रेजिस्टेंस जैसा ही लगा दीजिए, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा कि आई करंट आया और 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो किसमें से कितना गया? क्योंकि स्टेडी स्टेट में दोनों इंडक्टर कंडक्टर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन कंडक्टर में तो 2 कंडक्टर लगे हैं तो करंट तो डिवाइड होगा। ऐसे तो है नहीं कि एक कंडक्टर को सारा करंट जाएगा, दूसरे से कुछ भी नहीं जाएगा, डिवाइड तो होगा, लेकिन कितना कितना डिवाइड होगा वो कैसे पता चलेगा? उसको आप रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करना है। तो अभी जब हम लोग 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते थे और करंट आई पास कराते थे, तो R1 में R2 का प्रोपोर्शनल और R2 में कुछ याद आया क्या? इसमें करंट लिख दिया I1 और इधर लिख दिया I2। अब आंसर उल्टा बोलना, ये सवाल आ सकता है। L2I अपॉन 2 है तो ऐसे ही करना है, बहुत सारे हैं तो फिर हमको पैरेलल वाला 1/L वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। I2 है तो समझ गए? स्टेडी स्टेट में कौन बनेगा कंडक्टर? दोनों कंडक्टर है, फिर भी करंट डिवाइड होता ही रहेगा, दोनों 2 रास्ते से करंट जाएगा, 2 रास्ते से, इतना इसमें इसमें। ठीक है, तो अलग अलग करंट आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि 2 पैरेलल में लगे हुए स्टेडी स्टेट पहुंच गए तो दोनों का एनर्जी बताओ, तो जो एक का करंट है हाफ Li² में डाल देना, दूसरे का करंट। समझ गए? कॉम्बिनेशन का खेल समझ गए? ठीक है, अब एक कैपेसिटर को चार्ज करके एक इंडक्टर, 2 इंडक्टर और यहां स्विच लगा दिया, एक L1 है एक L2 है, चार्ज Q0, कैपेसिटेंस C। फाइंड मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर L1। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल बनते हैं। बताओ भाई, इनिशियली चार्ज कितना दिया हुआ है और स्विच ओपन है, इंडक्टर में कोई करंट है नहीं, यानी सारा एनर्जी किसके पास है? जब कैपेसिटर का सारा एनर्जी इंडक्टर में चला जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन हमको करंट केवल किसका वाला ही निकालना है? L1 का निकालना है। ठीक है, ये दोनों इंडक्टर किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? तो इनका इफेक्टिव इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो इस सर्किट का ओमेगा कितना हो जाएगा? पैरेलल में है ना? हाँ, ओमेगा की जगह लिख देना है 1/√LC, और L की जगह क्या लिख देंगे? 1/√L1 L2 अपॉन, ये एक इंडक्टर बना दिया मैंने, ये एक ओमेगा आ गया। समझ गए क्या? अच्छा बताओ, अगर इनिशियल चार्ज Q0 है और ये एक ही इंडक्टर होता तो मैक्सिमम करंट का आंसर Q0 इंटू ओमेगा आता। ये याद आ गया क्या आपको? अभी हम लोग कर चुके हैं। तो मैक्सिमम करंट इस सर्किट से कितना पास करता? Q0 इंटू ओमेगा। बट ये मैक्सिमम करंट तो उस एक इंडक्टर से पास करता है जो दोनों को मिला के बनाया, तो वो 2 इंडक्टर को मिला के अगर करंट आई भेजेंगे तो वो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो L1 से कितना पास करेगा? हाँ, करंट थ्रू L1
L2 अपॉन इंटू ओमेगा की जगह वो वैल्यू रख सकते हैं। आंसर आ गया देखिए, L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू क्यू नॉट इंटू 1/√LC। समझे क्या भाई? बहुत ही सिंपल सवाल था। ऐसे अब दो कैपेसिटर भी कर सकते हैं पैरेलल में। उल्टा सवाल बोल सकते हैं कि कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज है। सेम क्वेश्चन रिवर्स कर देता हूं। आपको एक इंडक्टर दिया हुआ है और इंडक्टर में करंट मैक्सिमम था और कैपेसिटर दोनों खाली थे। कैपेसिटर खाली ही होंगे जब इंडक्टर पूरा भरा हुआ है, क्योंकि सारी एनर्जी किसके पास है, और कैपेसिटर बिल्कुल खाली है, कोई प्लेट न्यूट्रल, सारे प्लेट न्यूट्रल है। C1 C2 दो कैपेसिटर। फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन C1। इनिशियल करंट I0 दिया हुआ है, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा I0 करंट से? I0 बाय ओमेगा। नहीं समझे? I0 का वैल्यू होता था Q0 इंटू ओमेगा, तो Q0 का वैल्यू क्या होगा? लेकिन वो तो दो कैपेसिटर का मिला के चार्ज आएगा, तो एक कैपेसिटर का चार्ज कैसे निकालेंगे? कैपेसिटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सी भी होता है ना, पैरेलल में वी सेम है, सी के प्रोपोर्शनल हो गया। तो क्या लिख देंगे? चार्ज का वैल्यू लिखा I0 बाय ओमेगा। अब चार्ज ऑन C1 लिखा C1 अपॉन इंटू I0 बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कैसे लिखेंगे? 1/√LC। सी की जगह क्या लिखोगे? C1 प्लस C2 का नहीं खत्म हो गया। देखो आ गया आंसर। तो मुझे तो आसान लग रहा है, पता नहीं आप जब डिफिकल्ट लग रहा है क्या बहुत? दो ही तो कन्वर्जन हमने सीख लिए। Q0 है तो I0 बाय ओमेगा, I0 है तो Q0 इंटू ओमेगा। कन्वर्जन आसान है, सीधे सीधे सवाल है। ठीक है, आखिरी बात, अब हम लोग सर्किट में, मतलब इसमें और कुछ नहीं करने, अब यही चलेगा बस। वो कॉस का फंक्शन है तो साइन का हो जाएगा, ये कॉस, वो साइन का है तो ये कॉस हो जाएगा। दो लोग लगे तो एक का एनर्जी दूसरे में, दूसरे का पहले में। बैटरी वाला सर्किट मैंने अलग से बना दिया, थोड़ा सा और मतलब लेवल इंक्रीज हो गया। लेकिन आपको कौन सा वाला पूछा जाएगा? ये जो अभी हम बना रहे थे उसमें क्या था? एक कैपेसिटर दो इंडक्टर हो सकते हैं, या दो कैपेसिटर एक इंडक्टर होगा, लेकिन आपस में ही एलसी ऑसिलेशन, वो अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी उसको देगा, और आपस में ये दोनों खेलते रहेंगे। समझे? तो क्लॉकवाइज करंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट, फिर क्लॉकवाइज करंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे अरे सर्किट अपने आप एनर्जी भी ऑसिलेट कर रहा है और चार्ज और करंट भी टाइम के साथ पीरियोडिकली ऑसिलेट कर रहा है। ऐसा सर्किट दिखेगा। अब आपने अगर एसएचएम पढ़ा हो तो आपने पढ़ा था ये वाला ऑसिलेशन एसएचएम। उसी चैप्टर के अंत में, एंड में एक कॉन्सेप्ट और था जिसको बोलते थे हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन। एंगुलर एसएचएम तो था ही, वो भी एसएचएम ही था, बट पोजीशन की जगह एंगल बदलता था टाइम के साथ। उसी के आगे एक कॉन्सेप्ट था डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या खास बात थी कि हम ऑसिलेशन कराने के लिए जब छोड़ते थे तो रास्ते में एक रिटार्डेशन वाला फोर्स काम करता था, जो हर बार एम्पलीट्यूड को कम करता जाता था। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ ऐसे डिक्रीज करके फिर ऑब्जेक्ट रुक जाता था बहुत देर के बाद। ठीक है? तो एम्पलीट्यूड भी बदलता था। इसी का एनालॉजी यहां पर LCR सीरीज। यहां पे मैं साफ लिख दे रहा हूं, कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, ना एसी सोर्स कनेक्टेड है ना डीसी सोर्स कनेक्टेड है। बहुत सिंपल रखना, एसी सोर्स या डीसी सोर्स कनेक्ट कर देंगे तो हम बोलेंगे उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन यानी सोर्स क्या करता है? अपने तरफ से धक्का देता है एक्सटर्नल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक इंडक्टर,
एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा के एक सर्किट बनाएंगे। एनर्जी कहां से आएगी? एक कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज कर दूंगा मैं और उसको इंडक्टर और रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, आपको आइडिया लग जाएगा। जब एक साइकिल में ये इधर से इधर करंट भेजना चाहेगा और इंडक्टर उसको रोकना चाहेगा, तो सारा करंट रेजिस्टेंस से भी पास करेगा और रेजिस्टेंस से जो भी करंट पास करता है उससे रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत हीट बना देता है। यानी एक साइकिल के बाद जब इस पे चार्ज दोबारा इकट्ठा होगा तो ये कहेगा मेरी एनर्जी अब उतनी नहीं लग रही जितनी पहले थी। क्यों? क्योंकि रास्ते में रेजिस्टेंस से थोड़ा सा एनर्जी हीट में बना दिया। लेकिन फिर से ये वो अपना वापस करंट भेजेगा तो फिर से रेजिस्टेंस से जाएगा, तो हर साइकिल में थोड़ी एनर्जी लॉस होती रहेगी। तो आप बोलेंगे जितना चार्ज इनिशियल लेके चलते थे वो धीरे धीरे टाइम के साथ, ये चार्ज ही एम्पलीट्यूड है। याद है ये क्यू नॉट क्या था? इनिशियल चार्ज का एम्पलीट्यूड था, बट ये क्यू नॉट से छोड़ा तो वापस क्यू नॉट नहीं मिलेगा, उसका थोड़ा कम हो जाएगा, फिर अगले साइकिल में थोड़ा और कम हो जाएगा। तो सर्किट ऐसे बार बार रिपीट करेगा, लेकिन तुम देखोगे कैपेसिटर का चार्ज अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्यू नॉट से वापस क्यू नॉट, क्यू नॉट से वापस क्यू नॉट, तो 3 घंटे बाद भी आकर देखते तो भी वही चल रहा है, क्यू नॉट से माइनस क्यू नॉट, क्यू नॉट से माइनस क्यू नॉट, यही हो रहा है। लेकिन अब कम होता जाएगा। इसको हम किसकी तरह बिहेव करवाएंगे? तो मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखा रहा हूं। इसका कैपेसिटर का वोल्टेज है Q बाई सी, इसका वोल्टेज है LDI बाई dt और इसका वोल्टेज है I इंटू आर, और तीनों का सम कर देंगे 0। तो Q बाई सी प्लस LDI बाई dt प्लस IR इक्वल टू 0। ठीक है, इस DI बाई dt वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाते, चलो ऐसे ही रहने दो, यही हो गया। हम डैम्प्ड ऑसिलेशन में बात करते थे तो वहां पे जाओ भाई, तो वहां पे जैसे जो नेट फोर्स होता था, एक फोर्स तो लग रहा था माइनस के एक्स और एक फोर्स लगता था माइनस बी इंटू वी। ये बी इंटू वी डैम्पिंग फोर्स था और ये इसका बी जो है डैम्पिंग कांस्टेंट था। अब ये एक बार आज ना एसएचएम में मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार, आपको दिखने लगेगा तो वो रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने, तो आज ही पढ़ना इसको। तो डैम्पिंग वाला था, ये था, ये नेट फोर्स है। अगर एसएचएम होता था तो ये डैम्पिंग फोर्स नहीं लगता था, तो नेट फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स होता था। याद आया क्या? माइनस के एक्स होता था। अभी उसके साथ साथ हमने एक फोर्स और लगाया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी। सबको इधर ले आओ, तो एम ए प्लस बी इंटू वी प्लस के एक्स इक्वल टू ए के सामने जो मास है उससे डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां लिख दिया डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड फंक्शन तीनों मिला के समझिए। इधर देखो, क्या करंट को dq बाई dt लिख सकते हैं? तो यहां dq बाई dt लिख रहा हूं, तो देखो d2q बाई dt2 इंटू एल प्लस इसको dq बाई dt लिख रहा है dq बाई dt इंटू आर प्लस q बाई c इक्वल टू 0। एल से डिवाइड कर रहे हैं, तो d2q बाई dt2 प्लस dq बाई dt इंटू आर बाई एल प्लस q बाय एल सी इक्वल टू। आप थोड़ा कंपैरिजन करना, वहां पे जो नेचुरल ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी का ओमेगा होता था, यानी कि एसएचएम वाला ओमेगा, वो कितना होता था? रूट के बाय एम। याद आया? रूट के बाय एम। यहां पे जो ओमेगा होता है उसका वैल्यू क्या आया था? 1 बाय रूट एल सी। ये देखो मैच कर रहे कि नहीं? देखो Q के साथ जो लिखा है वैसे ही X के साथ नंबर लिखा है। यहां पे जो टर्म मास होता था B बाई एम, B क्या था? डैम्पिंग कांस्टेंट। इसमें से KX और B इंटू V में से कौन सा फोर्स है जो एनर्जी खाएगा?
अगर डैम्पिंग कांस्टेंट को 0 रख दूं मैं, तो फिर केवल एसएचएम होगा और डैम्पिंग नहीं होगा, यानी एनर्जी लॉस। इसमें कौन सा टर्म है जो एनर्जी लॉस कराता है? तो आप देखो, जहां बी लिखा है उसकी जगह वहां क्या लिखा हुआ। अगर आर को 0 कर दे तो नॉर्मल ऑसिलेशन होंगे, डैम्पिंग नहीं होगा। समझ गए क्या? तो हमने कंपैरिजन अगर करना है तो यहां का ओमेगा वहां के ओमेगा जैसा ही दिख रहा है। ये नेचुरल ओमेगा हो गया। अभी हम ओमेगा बदल के लिख रहे हैं, तो क्योंकि आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा हुआ है तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा डैम्प्ड ऑसिलेशन के, देखिएगा। और यहां पे जो आर है वहां के डैम्पिंग कांस्टेंट जैसा, जो एल है वहां के मास जैसा। देखो, बी बाई एम आर बाई एल, देखा क्या है ना? और जो वहां पे के बाई एम मतलब के होता था, यहां पे 1/c, तो के किसकी तरह है? 1/c की तरह। तो हर एक का एक कन्वर्जन फैक्टर है। अगर डैम्पिंग वाले एग्जाम्पल के कुछ रिजल्ट हमें पता है, सेम रिजल्ट यहां लगा देंगे, बस अप्रोप्रिएट नंबर्स बदल दूंगा मैं, ठीक है? तो बताना मुझे। ऑसिलेशन जो पहले नेचुरल ऑसिलेशंस होते थे, उनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो √k/m रहता था, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बदल जाता है। आंसर आता है k/m माइनस b²/4m²। यानी यहां पे किसका होल स्क्वायर चल रहा है? b/2m का। मतलब b/m का फैक्टर दिखता है, लेकिन होल स्क्वायर किसका चलता है? b/2m का। कंफ्यूज नहीं होना, b/2m है ये। दूसरा, यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बनाए तो a इज इक्वल टू ऐसे a t, ये टाइम के साथ बदलता है, cos ओमेगा डैश टी, ऐसा फंक्शन चलेगा। और a t का वैल्यू यानी टाइम के साथ एम्पलीट्यूड का फंक्शन चलेगा, a0 e रेज टू पावर माइनस BT/2m। बहुत पहले ये नीट और जेई दोनों में आ चुका है सवाल, 2-3 बार ये इसी फंक्शन का। वहां का जेई में आ चुका है इसका कन्वर्जन वाला, ठीक है? a0 e रेज टू पावर माइनस BT/2m लिखा है। a0 क्या है? इनिशियल एम्पलीट्यूड, क्योंकि आपकी एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है। एक बार Q0 से चलेंगे तो दोबारा साइकिल कंप्लीट होने पर Q0 अचीव नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। फिर दोबारा अचीव करेंगे तो Q0 अचीव नहीं होगा। समझ गए ना? हर बार इनिशियल चार्ज का वैल्यू कम होता जाएगा। ऐसे ही ए एम्पलीट्यूड से मैंने छोड़ा तो एक साइकिल के बाद आएगा तो वापस ए पर नहीं पहुंचेगा, तो हर बार एम्पलीट्यूड कम होता जाए। तो आप बोलोगे टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, ये वही फंक्शन है। अगर ये फंक्शंस आपको मान लो पता है, ये 3 रिजल्ट्स, तो हमको यही 3 रिजल्ट्स वहां से उठा के लिखने उसके टर्म्स। तो बताना मुझे। चार्ज का फंक्शन लिख रहा हूं, लिखा आपने Q0 मतलब Q इंटू टी, मतलब Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टी इंटू नहीं है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, cos ओमेगा डैश टी। अब ओमेगा डैश का वैल्यू लिख रहे हैं। पहले था √k/m, मतलब k/m, तो k/m की जगह लिख दिया 1/LC, k/m इज 1/LC, माइनस b²/2m, b²/4m², तो r²/4l²। एम्पलीट्यूड का फंक्शन बताना। Q0 इज Q एम्पलीट्यूड एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल एम्पलीट्यूड e रेज टू पावर माइनस BT/2m, BT/2m दिखा क्या? BT/2m, BT/2m, ठीक समझे? अच्छा, अब सवाल क्या आया है मैं बताता हूं। बहुत ही सिंपल एक सवाल एक बार आया है, लेकिन ये e रेज टू पावर माइनस RT/2l मतलब e रेज टू पावर RT/L जैसा ही है। इस अभी अभी जो चल रहा था हम लोग का डीके सर्किट में, वैसा ही कुछ है ये। जो अगर मैं इसका टाइम कांस्टेंट पूछूं तो क्या आंसर हो जाएगा? देखो ना, टाइम के नीचे 2l लिखा भाई, टाइम के नीचे जो लिखा रहता वही टाइम कांस्टेंट हो जाता। कितना हो गया? 2l/r, टाइम कांस्टेंट 2l/r।
अगर सोचो इंडक्टर सर्किट में बढ़ा दे, देखो ऐसे कंपैरिजन का सवाल पूछा, अगर बड़ा इंडक्टर लगा दे सर्किट में तो ये जो डिके हो रहा है चार्ज, ये धीरे धीरे डिके करेगा या जल्दी जल्दी डिके करेगा? ऑप्शन दो ही है। देखो टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है कितनी देर में 63% लॉस हो जाए या 37% हो जाए। एक टाइम कांस्टेंट में वैल्यू 37% रह जाती, कुछ ऐसा सुना है हमने, 0.37 बनता था, चलो सुना होगा मान लो। तो जिसमें इंडक्टर ज्यादा होगा उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, ज्यादा टाइम कांस्टेंट मतलब ज्यादा देर में वही काम होगा। समझ गए? तो मैं दो सर्किट बना रहा हूं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। इंडक्टर L1, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, ये सब सेम है। अगर मैंने बोला इफ L1 इज ग्रेटर देन L2 और चार्ज के दो फंक्शन दिख रहे हैं, चार्ज के मैक्सिमम वैल्यू को दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक ये, एक ए है, एक बी है, तो कौन सा वाला कौन सा है? मतलब ए वाला L1 वाला है या बी वाला L1 वाला है? कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, अगर मैं ऐसे दो ग्राफ बना दूं और पूछूं किस में इंडक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा, तो आप बोलना जो धीरे डिक्रीज करेगा उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट के बाद मान लो जैसे एक टाइम कांस्टेंट में 37% रह जाता है, तो ये जल्दी 37% हो रहा है, इसका मतलब इसका टाइम कांस्टेंट कम है। जैसे एक टाइम कांस्टेंट का वैल्यू मान लो 2 मिनट आया, तो मतलब 2 मिनट बाद 37% आ जाए। किसी का टाइम कांस्टेंट 4 मिनट आया तो वो 4 मिनट के बाद वही काम करेगा जो 2 मिनट में कर लेगा। तो जिसका टाइम कांस्टेंट कम है वो फटाफट डिक्रीज करेगा। तो इसमें कौन सा फास्टर डिक्रीज कर रहा है? तो बी वाले का टाइम कांस्टेंट कम है, क्योंकि ये फास्टर, जो चीज फास्टर हो रही है उसमें टाइम कम लगेगा ना, फास्टर चेंज में तो टाइम कांस्टेंट कम। तो हमने बोल दिया L2 वाला बी वाला होगा, नहीं कौन सा बड़ा लिखा था, L1 ग्रेटर देन, हाँ तो L2 लेस देन L1 है, तो L1 बड़े वाले को दे दो L2। समझ गए क्या? नहीं आप समझे नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। यहां पे आप ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, यहां ऑसिलेशन की बात नहीं हो रही, ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही। जैसे हमने बोला इनिशियल कैपेसिटर में चार्ज है 5 कूलम का, एक साइकिल बाद देखा तो 5 कूलम नहीं है, अब रह गया 4 कूलम। कौन सा वाला चार्ज? मैक्सिमम चार्ज। तो 5 से 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, -1, -2, -3, -4, -5 तक नहीं पहुंचा, मान लो 4.5, फिर -4.5, 4, 3, -3, -2, -1, 0, फिर 0, 1, 2, 3, 4। तो तुमने बोला हमने कहानी स्टार्ट की थी मैक्सिमम 5 से और लौट के किस मैक्सिमम तक पहुंचा? 4 तक, यानी मैक्सिमम वैल्यू टाइम के साथ क्या हो गया? डिक्रीज। समझ गए क्या? तो हम लोग ये किसका ग्राफ बना रहे? केवल मैक्सिमम वैल्यू का, कि पहले 5 था, फिर 4 रह गया, फिर 3 रह, केवल मैक्सिमम वैल्यू का है। समझ गए क्या? अगर दोनों का मिला के बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यानी ऑसिलेशन और ये मिला के, इनिशियल चार्ज यहां है, ये ऐसे, समझ गए क्या? तो थोड़ी देर बाद देखा तो मैक्सिमम वैल्यू वापस उतना अचीव नहीं हुआ जितने से चला, फिर उसका एम्पलीट्यूड और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, हर बार एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है? तो एम्पलीट्यूड का फंक्शन ये दिख रहा, समझे क्या? है ना? ये वहां भी ऐसे ही था, एसएचएम में भी ऐसे ही था। सवाल क्या पूछते हैं, ऐसे एनालॉजी पूछ सकते हैं देख के कि डैम्पिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, यहां पे आर है, वहां पे बी होता था, उसी से मैच करा देंगे। क्वेश्चन सुनना, ये वाला फंक्शन आपको समझ में आ गया? मैं आपको पूछता हूं, चार्ज मैक्सिमम था, इनिशियल मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q नॉट, फाइंड टाइम when maximum charge on capacitor becomes
Q0/2। ठीक है, इसी फंक्शन में यहां Q की जगह क्या लिख देंगे, Q0/2। यहां पे क्या हो जाएगा, Q0 आधा वैल्यू होने का टाइम होता था, जैसे कैपेसिटर सर्किट में आधा होने का टाइम होता था RC/LN2। जो टाइम कांस्टेंट है उसके आगे LN2 लिख देते थे। 1/3 होने का टाइम क्या होता था, RC/LN3। यहां पे भी हाफ कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा टाइम का RC। RC की जगह LN। तो मतलब अगर बार बार रीड कर रहे हैं तो एक चैप्टर में पढ़ी हुई चीजें दूसरे चैप्टर में भिड़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे इसमें, टाइम हो ही गया।